Greetings dear students. This is Dr. Vinita Singh, Department of Sociology, Navyog Kanya Mahavidyalaya, Lucknow. The topic that I'm going to present today is Sanskritization, a very popular concept in sociological discipline, concept coined by M.N. Srinivas, a very renowned sociologist. So let us begin comprehending this concept of Sanskritization. First of all, I will like to discuss with you a brief profile of M.N. Srinivas. M.N. Srinivas has a very prominent place in the discipline of sociology. He was having a vast experience in the field of sociology as well as anthropology. And he was among one of the few pioneers of field studies in India. And when we talk about field studies, I must tell you that when we talk about comprehending Indian society, we talk about two perspectives, we talk about two views. हम जब बात करते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन में और समाज को समझने की ओर जब हम अग्रसर होते हैं तो हम मूलतः दो परिप्रेक्ष्यों का जिक्र करते हैं और जब उन दो परिप्रेक्ष्यों की चर्चा होती है तो वो प्रमुखता उसमें हम एक पाठीय परिदृश्य की चर्चा करते हैं और दूसरा जो हम चर्चा में लेकर आते हैं वो है जिसको हम कहते हैं फील्ड पर्सपेक्टिव या क्षेत्रीय परिदृश्य। जब हम बात करते हैं पाठीय परिदृश्य की और उसके साथ साथ हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिदृश्य की तो दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं जिसके आधार पर नाम के आधार पर ही उनको हम समझ सकते हैं। टेक्सुअल व्यू इशारा करता है समाज के स्ट्रक्चर को समझने में उस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में जैसा कि प्रपोज्ड है थ्रू टेक्सुअल मटेरियल अवेलेबल, दैट इज जो हमारे पास क्लासिकल स्क्रिप्चर्स हैं उनके माध्यम से हम समाज को किस प्रकार से किस वैचारिकी के अधीन हमने अपने समाज को निर्मित किया और उसको हम किस प्रकार से उस समाज का स्वरूप बनता हुआ देख रहे थे उस वक्त, हम वो पूरा एक जो हमारे पास अवेलेबल रिटन मटेरियल है उसके आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम फील्ड व्यू के आधार पर समाज को समझने की ओर अग्रसर है, दैट मीन्स फील्ड पर्सपेक्टिव या क्षेत्रीय परिदृश्य, तो हम एक जिसको आप कहेंगे कि एक एम्पिरिकल अप्रोच को आउटलाइन करते हैं। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता है जहां पर एक डायरेक्ट फील्ड वर्क इन्वॉल्व है, जहां पर हम एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा उस समाज का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हमने भारतीय सामाजिक संरचना के उस फ्लूइड स्वरूप को एक्नॉलेज किया है, क्योंकि कोई भी समाज स्थिर समाज नहीं है, वो बदल रहा है। तो उस बदलाव को यदि हमें समझना है, उस बदलाव का यदि हमें अध्ययन करना है तो हमें उसको एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिनेरियो में उसको देखना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। उन फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस को हमको एक्नॉलेज करना होगा और उसके आधार पर समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, उसको हम भली भांति समझ सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि फील्ड व्यू के माध्यम से हम समाज को समझते हैं या हम टेक्सचुअल व्यू के माध्यम से समाज को समझते हैं, तो एक जो मॉडर्न एरा में जो सोशियोलॉजी का रोल है वो बेसिकली द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी डज अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन बोथ द टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव एंड द फील्ड व्यू, of course to get a more nuanced analysis about a certain societal feature. तो यहाँ पर जब हम एम.एन. श्रीनिवास की बात कर रहे हैं तो वो फील्ड व्यू को बहुत उन्होंने जिसे आप कहेंगे कि आगे बढ़ाया। उस फील्ड व्यू के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज का वो स्वरूप प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से आज भी हम सोशियोलॉजी को एनरिच्ड पाते हैं। कुछ बहुत नामचीन किताबें हैं एम.एन. श्रीनिवास की, यहाँ पर मैंने दो को आउटलाइन किया है। एक लार्ज बॉडी ऑफ वर्क है उनका, सब कुछ यहाँ पर नोटिफाई नहीं किया जा सकता। मैंने दो इम्पोर्टेंट बुक्स, खासकर वो बुक्स जिसमें इस कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन की वो चर्चा करते हैं, उनको यहाँ पर आउटलाइन किया है। द फर्स्ट वन वॉज इन 1952, दैट वॉज रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूट्स ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि ये कर्नाटका का वो प्लेस था, कुर्ग का समाज, जहां पर उन्होंने फील्ड स्टडी कंडक्ट किया जब वो ये संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। दूसरी पुस्तक इनकी 1956 या 66 में आती है जिसको हम सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के नाम से, बहुत विख्यात पुस्तक है।
और मैं आपको जब आगे इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि इन दोनों ही पुस्तकों का क्या रोल था, किस प्रकार से वो श्रीनिवास ने अपने संस्कृतिकरण के जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने कैसे बनाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या उसमें प्रोग्रेशन रहा, क्या चेंजेस उसमें वो लेकर आए, और इन दोनों किताबों में वो कब कब इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड करते हुए नजर आते हैं। श्रीनिवास ने, अगर आप सोशियोलॉजी से थोड़ा भी आपका संपर्क है और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उस चीज को समझते हैं कि श्रीनिवास का एक बहुत बड़ा रोल है, एम एन श्रीनिवास का एक बहुत बड़ा अहम रोल है समाजशास्त्र। उन्होंने सिर्फ संस्कृताइजेशन ही नहीं, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट जो अगेन संस्कृताइजेशन से रिलेटेड है उसको वो सामने लेकर आए। उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो श्रीनिवास एक बहुत बड़ा नाम समाजशास्त्रीय परिधि में है जिनसे हमें वाकिफ होना इस कॉन्सेप्ट को पहले समझने से पहले आवश्यक है। अब आ जाते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो जिसको हम संस्कृतिकरण के नाम से या संस्कृताइजेशन के नाम से समझ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को वो उस बदलते दौर में किस प्रकार से देखते हैं और एक बदलाव की प्रक्रिया के रूप में उसको किस प्रकार से एक्नॉलेज करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये कूर्ग समाज का अध्ययन, जब आप ये भी देख रहे हैं कि 1952 का समय है, नया भारत है, आजाद भारत है, एक ऐसा भारत है जहां पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं विद स्ट्रॉन्ग इगैलिटेरियन वैल्यूज इन प्लेस। हम उस डिफ्रेंशिएशन के एरा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस बदलाव के दौर में समाज में जिन चीजों को हमने ऑन पेपर इंश्योर करने की कोशिश की थ्रू आर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक बदलाव की लहर के रूप में, परिवर्तन की लहर के रूप में हम समाज में भी आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बिकॉज आप ऐसे भी समझिए कि 150 सालों का अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम के तहत हम रहे। तो वो एक जो परिवर्तन का दौर था वो वहां से ही प्रारंभ हो गया था। जब आप पश्चिमी सभ्यता के करीब जाते हैं, पश्चिमी मूल्यों के करीब जाते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको हम एक सोसाइटी की ओपननेस के लिए आवश्यक मानते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेशन के लिए आवश्यक मानते हैं। तो उनसे भी हमारा साबका होता है। तो वो सारे मूल्य भी समाज में धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं परकुलेट हो रहे थे सोसाइटी में। तो उसका भी एक प्रभाव यहाँ पर दिख रहा था। तो हम श्रीनिवास के माध्यम से यहाँ पर क्या देखते हैं, श्रीनिवास जब उस पूर्व समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि एक जो निम्न जाति है, जैसे आप ये भी समझते हैं कि एक हमारा ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की का सेटअप है जहां पर हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस क्रम में उनको अवस्थित किया। जो लोअर कास्ट थे उनको हमेशा हमने डिसेबल किया, उनको हमने आ, समाज में आगे बढ़कर मेन स्ट्रीम सोसाइटी का अंग नहीं माना। तो जब ये बदलाव का दौर आता है, जब उनके लिए व्यवस्थाएं आगे बढ़कर हम सुनिश्चित कर रहे हैं, तो एक प्रयास उनकी ओर से भी जा रहा है कि वो क्या कुछ कर लें, किस प्रकार से वो बदलाव लेकर आए अपने उन कह दीजिए सामाजिक परिधि में जिन चीजों को हम महत्व देते हैं, उस एक पूरी डे टू डे लाइफ में वो क्या चेंजेस लेकर आए ताकि समाज उनको भी सुपीरियर एक्नॉलेज करे। तो यहाँ पर आप ये भी समझिए कि उन्होंने रोल मॉडल किसको मानना था, उन्होंने एक रेफरेंस ग्रुप किसको मानना था। ऑब्वियसली जो ऊपर थे, ऊपर का मतलब है हम ब्राह्मण्स को देख रहे थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण समाज के उस वे ऑफ लाइफ को, उस रिचुअल को, उस कस्टम को, उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश की टू क्लेम और टू गेन दैट सुपीरियर स्टेटस विच वॉज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स। तो उन्हें ये लगा कि हम भी यदि ये सब अपनाएंगे, ये तौर तरीके अपनाएंगे, तो समाज में हमको भी पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। And because of the minute things, because of the nuances that it imbibed, this whole process of change, it was more of a cultural emulation, it was more of a cultural imitation. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इट फॉलोड। आप बाद में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ कि वो एक पूरा जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन को कैसे संचालित करते हो, वो जो सारे तौर तरीके हैं, चाहे वो डाइटरी हैबिट्स हो, चाहे वो कपड़े पहनने का आपका पैटर्न हो, चाहे वो रीति रिवाजों को किस प्रकार से संपन्न करना है वो चीजें हो, चाहे वो डीटीज में आपका विश्वास हो, तो उन हर एक चीज में छोटे से छोटे एस्पेक्ट से लेकर आप किस प्रकार से अपने उस समूह में बदलाव ला रहे हो ताकि आपको समाज में
कुछ बेहतर एक पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सके, जिसकी आप कोशिश और प्रयास में लगातार लगे हुए हो। तो जब ये चीजें देख रहे हैं श्रीनिवास, तो इस प्रोसेस को श्रीनिवास अल्टीमेटली, अभी आप बीच में वो भी समझेंगे कि वो पहले इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। तो इस प्रोसेस को श्रीनिवास, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को श्रीनिवास संस्कृतिकरण के नाम से अंततः संबोधित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है एमसीक्यू में हमेशा कि संस्कृताइजेशन तो बाद में श्रीनिवास कॉन्सेप्ट लेकर आए, पहले इस परिवर्तन की प्रक्रिया को श्रीनिवास किस स्वरूप में देखते थे। उन्होंने इसका नाम पहले ब्राह्मणाइजेशन दिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द फूड्स ऑफ साउथ इंडिया, जो उनकी पुस्तक आई 1952 में, पहले वो इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस ऑफ चेंज को ही टर्म्ड इट एज ब्राह्मणाइजेशन, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ब्राह्मण्स ही वो टेम्पलेट थे, ब्राह्मण्स ही वो रोल मॉडल थे, ब्राह्मण्स ही वो रेफरेंस ग्रुप थे, जिसको सामने रखकर एक एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन निम्न जातियां या जनजातीय समूह कर रहे थे। तो चूंकि ब्राह्मण्स को हमने एक रिचुअल कास्ट हायरार्की में एकदम टॉप पर रखा है, जो उच्चतम अवस्था है, जो पिनाकल है, वहां पर उनको प्लेस किया समाज में, जो उनका पद प्रतिष्ठा सम्मान था, जो उनके ट्रेड्स थे, जो उनकी कल्चरल वैल्यूज थे, जो उनके कस्टम्स थे, जो रिचुअल्स थे, जो आइडियोलॉजीज थी, जो डाइटरी पैटर्न्स थे, वो सब इस ओर कंट्रीब्यूट करते थे। आप कास्ट सिस्टम को अगर समझते हैं तो आपने ये भी समझा होगा, जो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर एक कास्ट सिस्टम का हम समझते थे ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, तो उसमें ऑक्यूपेशनल प्योरिटी और ऑक्यूपेशनल इम्प्योरिटी के आधार पर, या पॉल्यूटेड नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन के आधार पर ही हमने समाज में ये एक कह लीजिए सोपान क्रम बनाया था, ये ग्रेडेड हायरार्की हमने निर्मित की थी। तो वहां पर चूंकि ब्राह्मणों का जो व्यवसाय था, वो शिक्षा दीक्षा था, पूजा पाठ था, वो सारी चीजें जिनको हमने समाज में बहुत सैक्रेड, बहुत डिवाइन, बहुत प्योर इन नेचर माना, तो हमने समाज में उनको उच्चतम स्तर पर अवस्थित कर दिया। और चूंकि इन्हीं सब चीजों को अडॉप्ट करते हुए निम्न जातियां भी उस हायर स्टेटस का क्लेम फॉरवर्ड करना चाहती थी, तो इसलिए पहले श्रीनिवास जब ये चेंज देखते हैं, इस प्रयास को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज ब्राह्मणीकरण या दिस इज ब्राह्मणाइजेशन। Later on, why he changed this concept to Sanskritization? जब इसको थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं श्रीनिवास, थोड़ा समय और व्यतीत होता है, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण्स नहीं है जिनका की निम्न जातियां इमिटेशन कर रही हैं, या जिनके जैसा वो बनने की कोशिश कर रही हैं। कई बार लोकल पॉकेट्स में, एक रीजनल स्थान पर ये भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है वहां पर जो दूसरी वैश्य या क्षत्रिय जातियां हैं, उनको भी निम्न जातियां रोल मॉडल मान रही हैं, उनको भी निम्न जातियां एक रेफरेंस ग्रुप की तरीके से ट्रीट कर रही हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आउटलाइन किया है, दैट इज ट्वाइस बॉन्ड। ट्वाइस बॉन्ड या द्विज जातियां, नाम से जाहिर है, अंग्रेजी में ज्यादा स्पष्ट है। ट्वाइस बॉर्न का मतलब है दो बार जन्म लेने वाला, द्विज का मतलब है दो बार जन्म लेने वाला। आप समझते हैं, एक बार हम सभी जन्म लेते हैं जब माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं, दूसरा जन्म हमने यहाँ पर उपानयन संस्कार के माध्यम से जोड़ा है, जहां पर हम जो एक जनेऊ धारण, जिसको आप नॉर्मल सिंबॉलिक अर्थों में समझते हैं, जो कि मूलतः वो संस्कार रिलेटेड था कि वहां से आपकी एक औपचारिक शिक्षा दीक्षा शुरू होती थी गुरुकुल में। और ये जो शिक्षा दीक्षा का अधिकार था, ये जो गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करने का विशेषाधिकार था, ये ऊपर वाले तीनों वर्णों से जुड़ी जातियों को ही प्राप्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। इसलिए हम उनको द्विज जातियां या ट्वाइस बॉन्ड कास्ट कहते थे। तो सारे संस्कारों को संपादित करने का अधिकार चूंकि हमने द्विज जातियों को दिया था, जो एक वास्ट ग्रेट हिंदू ट्रेडिशन है, उसमें जो सारे विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको हमने द्विज जातियों की ओर ही डाइवर्ट किया था। तो वो सारी चीजें जब निम्न जातियां अपनाने की कोशिश करती हैं, और जैसे मैंने कहा कि श्रीनिवास ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मण्स नहीं थे जिनको कि एमिलेट किया जा रहा था, वो क्षत्रिय भी हो सकते थे, वो वैश्य भी हो सकते थे। तो वहां से वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये ब्राह्मणाइजेशन नहीं कहला सकता, ये प्रोसेस ऑफ चेंज,
बल्कि हम इसको कोई दूसरा टर्म देंगे। एंड वाई ओनली संस्कृताइजेशन? ओके, ब्राह्मणाइजेशन नहीं है, दैट इज वन थिंग, हम समझ गए, सिर्फ ब्राह्मण्स का एमुलेशन नहीं है, इसलिए ब्राह्मणाइजेशन शब्द ज्यादा उपयुक्त प्रतीक नहीं होता। पर संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट लाने के पीछे मूलभूत कारण क्या था? तो उन्होंने कहा कि जो ये ग्रेट ट्रेडिशन है, जो इंडियन ग्रेट ट्रेडिशन है, जो बेसिकली हमारे सांस्कृतिक लिटरेचर को अहम मानकर उसमें जो कुछ भी वर्णित है उसको अपनी दिनचर्या का, अपने रोजमर्रा के जीवन का अंग बनाते हैं हम, जहाँ पर आप टेक्सुअल व्यू में पढ़ते भी हैं, जहाँ पर हम पाप, धर्म, मोह, कर्म, माया, इन सभी चीजों का जिक्र करते हैं, हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, हम ऋण और यज्ञ की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके डे टू डे लाइफ में एक बड़े नॉर्मल अकरेंस के रूप में होती है, आप उनके करीब जा रहे होते हो, तो आप, ये माना जा सकता है कि आप संस्कृतिकृत हो रहे हो, यू आर बीइंग संस्कृताइज्ड। तो इसलिए उन्होंने ये टर्म संस्कृताइजेशन यहाँ पर ज्यादा उपयोगी और उपयुक्त समझा इस पूरे प्रोसेस ऑफ चेंज को एड्रेस करने के। कुछ की फीचर्स हम समझ लेते हैं संस्कृताइजेशन के प्रक्रिया को, संस्कृताइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन की फीचर्स के माध्यम से इसको समझें। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं कुछ एक की फीचर्स, लाइक क्लेमिंग हायर स्टेटस इन लोकल कास्ट हायरार्की, सिंबलाइजिंग पोजिशनल चेंज। जब हम बात करते हैं कल्चरल इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट, change and adoption of new rituals usually occurs over generations, more common in rural and semi-urban areas. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक निम्न जाति का वो प्रयास देख रहे हैं जो कि जा रहा है हायर प्रेस्टीज के स्टेटस को क्लेम करने के लिए। हायर प्रेस्टीज के स्टेटस को क्लेम करने के लिए का मतलब है कि यहाँ पर गोल क्या है? अपवर्ड पोजिशनल मोबिलिटी, नॉट द स्ट्रक्चरल चेंज। कोई पैन इंडिया लेवल पर हम कास्ट सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज को यहाँ पर अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल उस लोकल रीजनल सेटअप में अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि हम पूरा एक जो कह लीजिए कि जिस एक विरासत को हम ग्रहण करने वाले हैं, जिन चीजों का हम सहारा लेकर अपने इस स्टेटस क्लेम को फॉरवर्ड करने वाले हैं, वो सारी चीजें एक कल्चरल रिस्पॉन्स का पार्ट होंगी। कल्चरल रिस्पॉन्स का पार्ट होंगी का मतलब है कि हम उसमें वो सारी चीजें शामिल करने वाले हैं जिसको हम प्योरिटी के साथ जोड़ते हैं, उसको हम अडॉप्ट करेंगे, और जिसको हम इम्प्योरिटी के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि एक प्योर इम्प्योर की डाइकोटमी जो है वो कास्ट सिस्टम के एसेंस में इनग्रेन्ड है। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस प्योर नोशंस की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, उसको अपने जीवन का अंग कैसे बनाएं, और जिन चीजों के माध्यम से हम इम्प्योर स्टेटस के कारण समाज में निम्न स्थान पर अवस्थित हैं, उनसे हम अपने को कैसे दूर रखें। लाइक आप जैसे ब्राह्मण्स की आइडियोलॉजी की बात करें, उनके वे ऑफ लाइफ की बात करें, तो आप बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, आप देवी देवताओं में जिनका विश्वास है उनके माध्यम से जो उनकी पूजा आराधना आप करते हैं, आप शराब का सेवन नहीं करते, आप मांस का सेवन नहीं करते, तो इन सभी चीजों को आपको देखना है कि किन चीजों से आपको दूर जाना है और किन चीजों के आपके करीब आने से आपकी स्थिति का सुधार संभव है। तो यहाँ पर निम्न जातियां उन सारे प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं, और आप ये समझिए कि बार बार हम जब कहते हैं कि ये सिंबलाइज करता है पोजिशनल चेंज को, तो ये इस बात की ओर इशारा है कि आपकी उस लोकल रीजनल सेटअप में स्थिति इंप्रूव हो जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि पैन इंडिया लेवल पर कास्ट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आपने अचीव कर लिया। ये उसको चैलेंज भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई उस सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क को, उस स्टेटस को चैलेंज करने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है। मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय स्वभाव है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्थिति के प्रति संजीदगी रख सकते हैं, आप वहां पर अपनी स्थिति को सुधार लेंगे, आपके लिए उतना मैटर करता है। तो आप ये भी देखिए, जब मैंने लिखा है कि यूजुअली अकर्स ओवर जनरेशंस, तो ये जो प्रयास जा रहे हैं, ये जो एफर्ट्स जा रहे हैं, दे डोंट यील्ड रिजल्ट्स इन 1 or 2 years, इट स्पैन्स ओवर जनरेशंस। ये एफर्ट आपके शुरू होते हैं और दशकों का समय लग जाता है जब आपको उस स्टेटस के क्लेम को लेजिटिमाइज करने का अवसर प्राप्त होता है।
जब आपको समाज में उस स्थिति में आपको सम्मानजनक अवस्था में एक्नॉलेज करने की ओर लोग कहीं ना कहीं अपना मन बनाते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स हैं संस्कृताइजेशन के, जहां पर हम ये समझ पाते हैं कि संस्कृताइजेशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। मैकेनिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन, आप इसमें ये भी समझिए कि हमने हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप, the little efforts, the acknowledgement and the final approval। तो आपने प्रयास डालना है, और आपका प्रयास डालना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस प्रयास के एक्नॉलेजमेंट्स को आप इंश्योर कर पाए और फाइनली आपको समाज में वो स्थान मिल पाए। तब इस पूरी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम आप कह लीजिए कि एक पूर्णता में हम इसको संपन्न होता हुआ देखते हैं। तो जब आप कह रहे थे कि एमिलेशन है लाइफ स्टाइल का श्रीनिवास के अकॉर्डिंग, तो हमने उस पूरी प्रक्रिया को समझा कि किस प्रकार से आपने द्विज जातियों के तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश की। आप उन सारे रीति रिवाजों को अपना रहे हैं जहां पर हम हर एक चीज को हिंदू ग्रेट ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हैं। आप उसको रीफ्रेम कर रहे हो, आप अपनी आइडियोलॉजीज को रीएडजस्ट कर रहे हो, आप अपनी आइडियोलॉजीज को रीप्लेस कर रहे हो। किस दिशा में किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दी हायर इन ऑर्डर, इन हायरार्की, द अपर कास्ट्स। तो यहाँ पर आपकी ये सारी कोशिशें, ये प्रयास चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट मार्कर आप कह सकते हैं अपवर्ड मोबिलिटी का है। अपवर्ड मोबिलिटी का सिग्निफिकेंट मार्कर का मतलब है आपका वो कल्चरल अलाइनमेंट होना चाहिए विद द ग्रेट ट्रेडिशन। आपने वो सानिध्य प्राप्त करना है उन मनस्वी लोगों का जिनके माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया हम समाज में एक, जिसको आप कह सकते हैं ना कि उच्च कोटि की समाज के जो हमारा भारतीय सनातन परंपरा है, उस समाज की जो सीख है उसको हम कैसे प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उस माध्यम से आप उसको आगे बढ़ाने में अपना भी सहयोग कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। तो ये एक कल्चरल क्लेम है, जैसे कि हम शुरू से ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये कल्चरल क्लेम है, ये कल्चरल क्लेम है, दैट मीन्स कि कल्चरल एमिनेशन है, कल्चरल प्रोसेस है, इसलिए हम इसको कल्चरल क्लेम मान रहे हैं। बट आप आगे क्रिटिसिज्म में भी समझोगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को बेटर करने का है, आपकी स्थिति को अपग्रेड करने का है। तो यहाँ पर आपने उस डोमिनेंट कास्ट के रोल को देखना है, जिसको कि आपने एज पर श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट किसी भी लोकल सेटअप में, रीजनल सेटअप में, हम उस कास्ट को डोमिनेंट कास्ट मानते थे जो कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एम्पावर्ड, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में उस स्थान विशेष में सबसे अधिक हो संख्या। तो उनका जब आपको अप्रूवल मिलता है, आपके प्रयासों की जब वो सराहना करते हैं, आपके प्रयासों को देखते हुए वो मानते हैं कि हाँ ये इस समाज में इस पद प्रतिष्ठा के लायक हैं, उस अप्रूवल को जब आप गेन कर लेते हो, तब आप इस पूरी प्रक्रिया में अपने को एक उच्च स्तर पर, उस योग्य स्तर पर अवस्थित पाते हो जहां के लिए आपने शुरू से एक अभिलाषा, एक कामना रखी थी। कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर संस्कृताइजेशन के, कुछ अध्ययन जो श्रीनिवास के थ्रू फॉरवर्ड किए गए और अन्य जो हम देखते रहे समाज में। तो इन्होंने कूर्ग सोसाइटी का अध्ययन किया था, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, अपने कुछ कस्टम्स को जिनको कि ये बहुत इम्प्योर इन नेचर नहीं मानते थे उनको इन्होंने रिटेन किया, बट काफी ऐसे कस्टम्स जिनको ये पॉल्यूटेड नेचर का मानते थे उनको ये छोड़ते गए, और रिचुअल प्योरिटी के जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थे, उनको ये अपनाते गए। और इन्होंने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपने स्टेटस में वहां पर संभव करके दिखाया। एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल नादर कास्ट का आता है तमिलनाडु से। टॉडी टैपर्स हैं जो कि एक हायर कास्ट स्टेटस क्लेम करते थे, और क्षत्रियास, और जो कि इनको विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो दिया गया। तो ये इनका भी अगेन बहुत पॉल्यूटेड नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन माना जाता था, जिसको ये सुधारना चाहते थे। और uh, कुछ एक ऐसे प्रयास इनके लगातार जाते रहे जिसने उनकी इस स्थिति में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करके समाज में इनको बेहतर स्थिति पर अवस्थित किया। यादव्स और कुर्मीज नॉर्थ इंडिया में ये वॉरियर स्टेटस को क्लेम करते रहे, वो स्टेटस
तो नहीं कहेंगे, बट चूंकि एक लेगेसी को ये फॉलो कर रहे थे और लगातार इन्होंने भी अपने लो ऑक्यूपेशनल लेबल्स को त्यागा, उन चीजों को अडॉप्ट किया जो मॉडर्न डे सोसाइटी में पैरामीटर्स होते थे, मार्कर्स होते थे ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, और उनको अपनाते हुए ये भी आगे बढ़कर समाज में एक अच्छा पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी में इस प्रकार के पाए गए, भील और गोंड जिसमें प्रमुखता से यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं, जिन्होंने लगातार मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरीके से अपने प्रोग्रेशन को अलाइन किया, और इन्होंने अपना एक अपलिफ्टमेंट तो संभव बनाया ही बनाया, कल्चरली अपने को इंटीग्रेट किया विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो दे आर few of the ideal examples that can be quoted related to Sanskritization. Impact on Indian society, हम दो तरीके से इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर ये सकारात्मकता में प्रभाव डाल रहा था और कहाँ पर ये नकारात्मकता में कहीं ना कहीं चीजों को उजागर कर रहा था भारतीय समाज में। जब हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो इंक्रीज सोशल मोबिलिटी है, कल्चरल इंटीग्रेशन है, एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट है। आप इंक्रीज सोशल मोबिलिटी की जब बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि समाज में हम हमेशा एक क्लोज्ड सोसाइटी या क्लोज सिस्टम एक्नॉलेज करते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ओपन सिस्टम। जो क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम जो है वो सोशल मोबिलिटी को बाधित करता है, जो ओपन सिस्टम है वो सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। तो जब हम सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट कर रहे हैं एक ओपन सिस्टम के थ्रू, तो दैट मीन्स कि हमने अचीव्ड स्टेटस को इम्पोर्टेंस दिया है। हमने बाय बर्थ आपको कोई स्टेटस अकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने कैपेबिलिटीज के थ्रू जो स्टेटस अचीव करने वाले हो, वही आपके लिए अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर होगा समाज में आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए। तो यहाँ पर इस ओर इशारा संस्कृताइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भी है कि हम एक ओपन सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, और समाज में धीरे धीरे ग्रेजुअली हम वो बदलाव देख रहे हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम यहाँ पर सेग्रीगेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं। सेग्रीगेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कास्ट सिस्टम में, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में सेग्रीगेटेड ग्रुप्स रखते थे। हम कहीं ना कहीं उस सोशल डिस्टेंसिंग को रेनफोर्स करते थे, जिसके माध्यम से हम रिचुअल प्योरिटी को, कास्ट आप कह सकते हैं सिस्टम की इंटीग्रिटी को, उसके एसेंस को प्रिजर्व करने की बात करते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा रहे हैं हर एक ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए, तो हम उसको कल्चरली इंटीग्रेट होता हुआ देख रहे हैं। उस डिस्टेंसिंग को, उस सेग्रीगेशन को हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट, नो डाउट इट इज वेरी मच अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस थ्रू संस्कृताइजेशन, कि हम यहाँ पर निम्न जातियों के प्रयास होते हुए देख रहे हैं अपनी स्थिति को सुधारने के। वो कोई फेटलिस्टिक माइंडसेट से आज बिहेव नहीं करते कि जो मिला है वो भगवान की कृपा से है और उसमें कोई स्थिति में सुधार संभव नहीं है, यदि प्रभु ऐसे ही रखना चाहते हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। बल्कि आज वो ये समझ चुके हैं कि हम अपनी स्थिति में इम्प्रूवमेंट को संभव बना सकते हैं, और किस प्रकार से बना सकते हैं उसके भी वे आउट्स, मीन्स, टूल्स उन्होंने डिवाइस कर लिए हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक एम्पावरमेंट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, सोशल अपलिफ्टमेंट आप कह सकते हैं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम कहते हैं कि संस्कृताइजेशन को एक प्रोसेस के तरीके से हम एक्नॉलेज करते हैं, कुछ एक नेगेटिव्स भी हैं जिनको समझना जरूरी है। इस तथ्य को अगर आप समझे, रीइंफोर्समेंट ऑफ कास्ट हायरार्की, तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर हम इस पूरे प्रोसेस में संस्कृताइजेशन के ये अज्यूम करके चल रहे हैं दैट सर्टेन कास्ट आर सुपीरियर इन नेचर। सर्टेन कास्ट आर सुपीरियर इन नेचर, दैट मीन्स कि वो कास्ट कल्चर सुपीरियर है। वो कास्ट कल्चर सुपीरियर होने के साथ साथ डिजायरेबल है। आप कहाँ से उस कास्ट सिस्टम को डिसमेंटल कर रहे हो, आप तो उसको रीइंफोर्स कर रहे हो। आप यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हो ये बताने की कि एक सर्टेन ग्रुप है जिसके ट्रेट्स दे आर मोर सुपीरियर इन नेचर, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू अटेन दैट, to be the superior one in society, to attain that legitimate superior status in society। तो ये तो उस कास्ट के नोशन को बढ़ावा देने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं उस कास्ट सिस्टम को जो हम
उसके कह सकते हैं आपकी उस सोसाइटल फ्रेमवर्क में उसकी जो उपस्थिति थी उसको और मजबूती से यहाँ पर स्थापित होता हुआ देख रहे हैं। पहले भी ये बात हुई थी कि ये एक पोजिशनल चेंज है, ये सोसाइटल फ्रेमवर्क में कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चरल पोजीशनिंग को इफेक्ट नहीं करता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, डज नॉट चेंज द कास्ट सिस्टम एज सच। यहाँ पर कोई ऐसा एफर्ट नहीं जाता कि हम यूनिवर्सली उस कास्ट सिस्टम को पैन इंडिया लेवल पर डिस्टर्ब करने की या डिसमेंटल करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, या उस स्टेटस को चैलेंज करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द्रविडियन कल्चर का मतलब है कि यहाँ पर हम एक दलित सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करते हैं तो ये एक कल्चरल सबऑर्डिनेशन के रूप में देखा जा सकता है, ये एक कल्चरल जिसको आप कहेंगे सब्जुगेशन के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये नेगेटिव्स जो है वो संस्कृताइजेशन के इस पूरे प्रोसेस को समझने समझाने के लिए आवश्यक है। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो श्रीनिवास की इस थ्योरी में कई एक कॉन्सेप्ट में कई एक कमियां निकालते हैं। निश्चित तौर पर हमारी वैचारिकी की खूबसूरती यही है, उसकी सुंदरता इसी बात में निहित है कि आप अपने मत व्यक्त कर सकते हैं, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं और उसके थ्रू ही हम किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो क्रिटिसिज्म भी एक बहुत आवश्यक पार्ट हो जाता है जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर कई एक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है, लाइक ओवर एम्फेसिस ऑन ब्राह्मणिकल मॉडल, इग्नोर्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, लिमिटेड स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। प्रमुखता जो इनके क्रिटिक्स रहे हैं उसमें आंद्रे बिताई और दीपांकर गुप्ता का नाम आता है। जब हम कहते हैं कि ये ओवर एम्फेसिस है ऑन ब्राह्मणिकल मॉडल, तो आप अभी शुरू से ये बात समझते रहे कि ये कल्चरली एलिटिस्ट थ्योरी के रूप में टैग की गई है श्रीनिवास की ये संस्कृताइजेशन की कॉन्सेप्ट, जहां पर वो रीइंफोर्स कर रहे हैं ब्राह्मण हेजीमनी को। तो आप एक ब्राह्मणिकल मॉडल को सुपीरियर मानते हो और उसी की ओर सबके प्रयास डायरेक्टेड देखते हो टू अटेन दैट सुपीरियर स्टेटस, तो ये कहीं ना कहीं कोई बहुत तर्क संगत बदलाव की प्रक्रिया एक नए समाज के लिए प्रतीत नहीं होती। जब ये कह रहे हैं कि इग्नोर्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो ये आपने शुरू में भी मैंने कहा कि ये हैवीली फोकस करती है ऑन कल्चरल प्रोसेस, ये हैवीली फोकस करती है कल्चरल प्रोसेस की। तो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये नहीं है कि निम्न जातियां इग्नोर कर रही हैं किसी का सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सिर्फ रिचुअल प्योरिटी के स्टेटस और प्रेस्टीज को प्राप्त करने के लिए उनकी तरह बनना चाह रही है, बल्कि स्पष्टता डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि अगर डोमिनेंट कास्ट को लोग एमुलेट कर रहे हैं संस्कृताइजेशन, तो वो डोमिनेंट कास्ट ठीक है, दैट इज वन थिंग, दैट इट इज अ रिचुअल हायरार्की में अपर पोजीशनिंग पे है वो, पर उसके साथ साथ उसका सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी उतने ही मायने रखता है, क्योंकि वही चीजें हैं जो एक मॉडर्न एरा में आपको किसी और की तरीके से बनने के लिए प्रेरित करती हैं, वो ज्यादा ड्राइविंग फैक्टर्स हो जाते हैं एज पर द क्रिटिक्स। नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, नॉट यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब है कि हम जो शुरू से बातें कर रहे थे कि हम इसको एक पोजिशनल चेंज की तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हैं, कोई सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं देख रहे हैं इन द कास्ट सिस्टम एज सच एट ऑल इंडिया लेवल, एट पैन इंडिया लेवल। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं पर कोई किसी के प्रयास जा रहे हैं, किसी निम्न जाति के, किसी जनजातीय समूह के, और उसकी स्थिति को थोड़ा सा हम बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। तो क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बदलाव की प्रक्रिया नहीं है, ये कोई सार्वभौम बदलाव की प्रक्रिया नहीं। लिमिटेड स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब है कि ये इट इज टू कल्चरली बाउंड टूवर्ड्स हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू ट्रेडिशन का मतलब है हिंदू सोसाइटी को जब हम देखते हैं तो एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये फेल करती है। फेल करती है का मतलब है कि आप बहुत सारे अन्य फैक्टर्स को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि उसी कास्ट सिस्टम के बेसिक नोशंस, ट्रेडिशनल नोशंस, और उन्हीं के थ्रू लोगों का आगे बढ़ने का अगर कोई प्रयास है, तो वो बाकी जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, जो नए जमाने की नींव रख रहे हैं, नए जमाने के लिए एक कह लीजिए कि आप
प्रेरणादायी मॉडल सेट कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स को आप यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही एक सर्टेन एस्पेक्ट को ही कवर कर रहा है, एक लिमिटेड स्कोप ये रखता है, और इसमें आपने जो ब्रॉडर सिनारियो है उसको एक्नॉलेज नहीं किया है, इसलिए ये बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस ऑफ चेंज को अगर हमने समझा है तो आज की तारीख में हम उसको किस ओर आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, दैट इज मॉडर्न रेलेवेंस। आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू कर रहा है इन मॉडिफाइड फॉर्म्स थ्रू पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड मीडिया। एक शिफ्ट है टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। हम इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस एंड असर्शंस के साथ भी जोड़ते हैं। तो आप अगर इसको जीरो इन करते हो एक प्रोसेस ऑफ चेंज के रूप में, तो मॉडर्न इंडिया में जहां पर एक इंटरसेक्शन है ऑफ क्लास एंड अर्बन एस्पिरेशंस, तो वहां पर आप मॉडर्न चेंजिंग डायमेंशन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप पश्चिमी समाज के प्रभाव को एक्नॉलेज करना ही करना पड़ेगा। आपने आधुनिकीकरण की लहर को एक्नॉलेज करना होगा, क्योंकि समाज डेवलप नेशंस को रोल मॉडल मानकर उन वैल्यूज को, उन सिस्टम्स को, उन सोशल सिस्टम्स को अगर अडॉप्ट कर रहा है तो उसको भी आपको अकाउंट में लेना होगा। एक नई लहर जो बदलाव की चल रही है, जहां पर हम उस जाति के अपने जिसको आप कह सकते हैं जो डिस्टिंक्ट ट्रेट है हमारी जाति का, उसके आधार पर यदि हमारी पहचान है तो उस पहचान को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम उसमें बदलाव की आकांक्षा नहीं रखते, बल्कि उसके आधार पर हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। हम एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ओर शिफ्ट देख रहे हैं, एक नरेटिव में शिफ्ट देख रहे हैं। तो वो इन सभी आइडेंटिटी बेस्ड जो हमारा क्लाउड है उसको रीइंफोर्स करता है। हम किसी के जैसा नहीं बनना चाह रहे, बल्कि जो हम हैं उसके आधार पर हम अपने अधिकारों की मांग रखते हैं। तो वहां पर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज संप्रेषित हो रहा है आज, आप कह सकते हैं एक मॉडर्न एरा में। और मॉडर्न एरा का मतलब है राइट फ्रॉम दैट टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो समाज धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है, और उस दिशा में हमारे जो प्रयास है उनमें भी हम, और उन प्रयासों के पीछे जो माइंडसेट है उसमें भी हम बदलाव देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर संस्कृताइजेशन सर्व करता है एक इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेटरी टूल की तरीके से, जिसके माध्यम से हम समाज में किस प्रकार से गतिशीलता को बढ़ावा मिला, किस प्रकार से निरंतरता को हम समाज में स्थापित होता हुआ देख रहे हैं। स्थापित क्या, निरंतरता का मतलब है कि आप पीछे का जो था उसी से आप संबद्ध होते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, परिवर्तन आ रहा है, तो आपने अपने उन संस्थाओं में, आपने अपने उन व्यवस्थाओं में, आपने अपनी उन संरचनाओं में थोड़े थोड़े बदलाव करके उस परिवर्तन को गति दी है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही हो जाता है कि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने वो जो जुड़ाव था अपनी जड़ों से, उस जुड़ाव को हमने कहीं ना कहीं उतनी ही अहमियत दी है जितनी हमने बदलाव को देने की कोशिश की है। तो संस्कृताइजेशन का पूरा प्रोसेस, श्रीनिवास जिस कॉन्सेप्ट को क्वाइन करते हैं, जिसको पहले वो ब्राह्मणाइजेशन के नाम से एक्नॉलेज करते थे और तब उन्होंने उसको रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक में लिखा। बाद में व्हेन ही लेटर चेंज दिस टर्म टू संस्कृताइजेशन, उन्होंने एक नोट लिखा संस्कृताइजेशन पे, और उनको उसको उन्होंने बाद में पब्लिश किया सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन आपको समझ में आया होगा, और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र में और सेमेस्टर 3 और 4 में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरीके से इंक्लूडेड है, सो आई थॉट टू कवर इट अप फॉर यू। थैंक यू सो मच।